एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, आगे की चीजें आगे देखेंगे। तो ये सिर्फ यहाँ पे ये बात समझानी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है जिस सरफेस की वो होती है। ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम जाहिर करते हैं फाई ई से। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे जाहिर किया जाता है बेटा? फाई ई से। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एरिया क्या होती है और एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है बेटा। एक होती है प्लेन एरिया, एक होती है कर्व्ड एरिया। तो इन चीजों के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए। तो पहली बात ये, एरिया आपको पता है कि एरिया क्या होती है। एरिया के बारे में आप कहोगे कि एरिया इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। एरिया जो होती है वो बुनियादी तौर पे स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को किससे जाहिर करते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड से। ठीक है। अब फिर एरिया वेक्टर क्या होता है? ठीक है, जनरली फिजिक्स के अंदर हम एरिया को स्केलर भी ले रहे होते, वेक्टर भी ले रहे होते। इसका क्या मतलब होता है बेटा? देखिए, एरिया दो तरह से हो सकती है। जैसे ये एक मैं पेज लेता हूं बेटा, ये एक ऐसा पेज है जो प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है बेटा। और अगर इस पेज को इस तरह कर दो तो ये कर्व्ड बन जाए। ये आप देख सकते हैं कर्व्ड बन रहा है। ठीक है। तो एरिया कोई भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो बेटा, जब एरिया प्लेन होती है, ठीक है, तो एरिया जब प्लेन होती है तो उसके अंदर एक एरिया के साथ हम इमेजिनरी वेक्टर असाइन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कल पढ़ा ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक इमेजिनरी वेक्टर लाइन असाइन करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम देते हैं। इसी तरह से बेटा, इलेक्ट्रिक जो एरिया होती है, एरिया के साथ भी हम एक ऐसा वेक्टर असाइन करते हैं जो उस एरिया को एज अ वेक्टर सेंस में उसका डायरेक्शन दिखाता है। वैसे एरिया स्केलर है, लेकिन जब हम फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स में हम फ्लो लेते हैं। फ्लक्स का मकसद होता है फ्लो। तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेन एरिया हो बेटा, वेरी प्लेन स्मॉल एरिया हो या बड़ी एरिया हो, लेकिन वो प्लेन हो, वो कर्व्ड ना हो, तो प्लेन एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इमेजिनरी वेक्टर से। जो इमेजिनरी वेक्टर उस को वेक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर रहे, तो इसी एरिया को, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया कोई वैसे फिजिकली कोई वेक्टर की तरह नहीं होती। एरिया को जब हम फ्लक्स के सेंस में ले आते हैं, जब हमें ऐसी चीज को डिफाइन करना होता है जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, जैसे फ्लक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, तो एरिया को हम किस सेंस में लेते हैं? एरिया को हम लेते हैं वेक्टर सेंस में। तो आप कहोगे कि एरिया वेक्टर क्या होती है बेटा? इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, एरिया वेक्टर बेटा। अब ये टेक्निकल सेंस मैंने नहीं इस यहाँ पे डिस्कस किया कि एरिया वेक्टर क्यों होता है, एरिया क्यों वेक्टर होती है। बेटा ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है, इसका टेक्निकल रीजन भी है।
ऐसा नहीं कि वेरी हम वेक्टर लेते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो है वो उसके एक्चुअल रीजन को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एरिया वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया क्यों वेक्टर होती है उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ना ही हमारा वहां यहाँ पे इतना डीप इसके साथ ताल्लुक होगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया वेक्टर जो होता है वो एक इमेजिनरी वेक्टर होता है बेटा। इमेजिनरी वेक्टर, इमेजिनरी वेक्टर असाइंड with area is called area vector। ऐसा वेक्टर जो एक इमेजिनरी वेक्टर होता है वो क्या करता है, एरिया के साथ असाइन कर दिया जाता है, ऐसे वेक्टर को एरिया वेक्टर कहा जाता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है एरिया वेक्टर की, इसकी दो प्रॉपर्टीज है बेटा। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर is equal to area represented by that area vector। वो एरिया जिसको वो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर होता है। दूसरी बात कि एरिया वेक्टर is always परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल भी कहा जाता है। परपेंडिकुलर का मकसद है नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया से परपेंडिकुलर होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम करते हैं कि एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मकसद क्या होता है बेटा? प्लेन सरफेस का मकसद है सरफेस विच इज नॉट कर्व्ड, ऐसा सरफेस जो कर्व्ड नहीं है। ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सरफेस को हम कहते हैं एरिया जो है वो, सॉरी, प्लेन एरिया। फॉर एग्जांपल, वही मैं पेज का ले लेता हूं एग्जांपल कि ये हमारे पास पेज है, अगर मैंने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है तो ये जो इसकी पूरा प्लेन है ये बेटा एक प्लेन सरफेस की तरह से, तो इसको कहा जाता है कि ये प्लेन एरिया है। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से कर्व्ड कर दूंगा, जैसे स्फेयर होता है या जो है वो कोई भी ऐसी स्फेरिकल चीज होती है, तो वो कर्व्ड सरफेस होता है बेटा। तो आप कहेंगे कि बेटा एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन सरफेस बेटा, ठीक है। तो आप कहेंगे बेटा कि प्लेन एरिया वेदर it is small or large can be represented by single area vector। ठीक है, सिंगल एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। कैसे बेटा? क्योंकि एरिया वेक्टर के अंदर दो चीजें होना जरूरी है। मींस एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होना चाहिए जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी एरिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, कि फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो इसका एरिया वेक्टर भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसकी एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके साथ जो वेक्टर असाइन होगा उसका मैग्नीट्यूड भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि एरिया वेक्टर हमेशा से परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये अगर एरिया है तो ये इसका एरिया वेक्टर है, पेन जो है वो क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर की दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से है, ये हमारे पास एक प्लेन एरिया है बेटा, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, तो इसका ये बन गया एरिया वेक्टर बेटा। ठीक है, इस एरिया वेक्टर डेल्टा ए से जाहिर किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा जितना इसकी एरिया होगी। अगर एरिया बड़ी है तो एरिया वेक्टर भी बड़ा होगा बेटा। एरिया छोटी है तो एरिया वेक्टर छोटा होगा, एरिया बड़ी है तो एरिया वेक्टर भी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है एरिया की। एरिया वेक्टर को आप ये भी कह सकते हैं एनी वेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एरिया इन वेक्टर सेंस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। जब एरिया वेक्टर को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। अब क्यों करते हैं ये आपके डोमेन में नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर टेक्निकल रीजन होता है, उसको यहाँ पे जरूरी नहीं है डिस्कस करना। सिंपली एरिया वेक्टर क्या होता है उसको समझ ले। तो कोई एरिया जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो एरिया को एज अ वेक्टर सेंस लेते हैं। तो जब एरिया को वेक्टर के सेंस में लेते हैं तो उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो इमेजिनरी वेक्टर होता है उसको कहा जाता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा उस एरिया के बराबर होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो हमेशा उस एरिया से परपेंडिकुलर होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हो गया प्लेन एरिया जो होती है वो एक एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा सकती, क्योंकि ये एरिया वेक्टर कहीं पे भी बनाओ ये हमेशा इस प्लेन के साथ क्या हो जाएगा, पर जरूरी नहीं आप सेंटर पे बना ले, यहाँ पे बना ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बना ले, यहाँ पे भी वही क्या होगा, परपेंडिकुलर तो है ना, हर हिस्से से परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया वेक्टर को जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एरिया वेक्टर को उसके हर हिस्से के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहीं पे भी बना दे एक वेक्टर जो आप पूरी एरिया के साथ अगर आप देखोगे कि परपेंडिकुलर है। अब अगर लेते हैं कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस। बेटा अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा। ठीक है, आप इस तरह से करोगे बेटा, कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी represented by single एरिया वेक्टर। क्यों नहीं किया जा सकता, पहली बात ये कि क्यों नहीं किया जा सकता, आप देखें क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फेयर है बेटा, ये हमने स्फेयर लिया और स्फेयर का सरफेस आपको पता है कर्व्ड होता है। ठीक है, इसकी एरिया भी हमें पता होती है कि स्फेयर की एरिया इतनी है, ऐसा नहीं कि स्फेयर की एरिया पता नहीं होती। अब देखें, अब अगर इसका हम बनाते हैं एरिया वेक्टर यहां पे, अगर हम यहां पे एरिया वेक्टर बनाते हैं इस तरह से, ठीक बेटा, तो ये इस हिस्से से तो परपेंडिकुलर होता है,
इस हिस्से से तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन अगर इस हिस्से से देखे तो इससे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस हिस्से से देखे तो इससे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस हिस्से से देखे मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया वेक्टर हर जगह पे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। मुख्तलिफ मैंने टेंजेंट्स बनाए हैं, हर जगह पे तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, एरिया वेक्टर को क्या करना है, एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ये वो इमेजिनरी वेक्टर होता है जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, किसके साथ, उस एरिया के साथ जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि कर्व्ड एरिया कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरिया वेक्टर, सिंगल एरिया वेक्टर से नहीं की जा सकती, तो कैसे फिर करेंगे। फुटबॉल आप सबने देखा है, फुटबॉल के अंदर छोटी छोटी पट्टियां लगी होती है, अगर आप एक पट्टी का एरिया वेक्टर बनाओगे तो जरूरी थोड़ी वो दूसरी पट्टी के साथ भी परपेंडिकुलर। ठीक है, एक पीस के साथ तो वो परपेंडिकुलर होगा, बाकियों के साथ वो नहीं होगा। इसका मकसद है अगर फुटबॉल का आपको एरिया वेक्टर बनाना है तो उसके हर पीस का एरिया वेक्टर आप अलग बनाओगे, क्योंकि एरिया वेक्टर का एरिया के साथ बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो होता है फिर किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फिर हम बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर असाइनिंग एरिया वेक्टर टू किलो कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, whole surface, whole surface is divided into small pieces such that each piece becomes plane। ठीक है, for assigning area vector to curved surface, whole surface is divided into small pieces such that each piece becomes plane, and then each piece is assigned separate एरिया। अगर हमारे पास ये एक हमारे पास ये बेटा एक स्फेयर है और ये कर्व्ड है, क्या करेंगे हम, इसको दो सेंसेस में मैं बनाता हूं बेटा। इसको स्मॉल पीसेस के अंदर इतने छोटे छोटे पीस बनाने आपने कि हर पीस की जो है वो विड्थ इतनी कम होनी चाहिए कि उसके दरमियान ये अर्क प्लेन होना चाहिए। इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A1 होगा, इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A2 होगा, इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A3 होगा। इस तरह से स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करेंगे और हर पीस का एरिया वेक्टर अलग बनाएंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में होगा फिर इन एरियाज वेक्टर का एरिया किसके बराबर होगा। इनका एरिया पूरा एरिया ऑफ द स्फीयर के बराबर नहीं हो, क्योंकि दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द स्फीयर, दे आर रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द वेरी स्मॉल पीस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये पूरी एरिया ऑफ द स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सरफेस की, जैसे फुटबॉल जो होता है ना उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, तो जब हम एक पीस को एरिया वेक्टर देते तो वो एक पीस का एरिया वेक्टर पूरे फुटबॉल की एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पीस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका एरिया फुटबॉल के एरिया के बराबर नहीं होगा।
उसका मैग्नीट्यूड उस पीस के बराबर होगा जिस पीस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो कर्व्ड एरिया के एरिया वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड पूरी कर्व्ड एरिया के बराबर नहीं होता। उसका किसके बराबर होता है? उसका बराबर होता है उस स्मॉल पीस की एरिया के बराबर मैग्नीट्यूड होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास एरिया को एज अ वेक्टर सेंस लेने। इसको मैं एक और तरह से भी बनाता हूं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं, अब अगर मैं इसके बनाता हूं स्मॉल स्मॉल पीसेस। ठीक है, सपोज करें इसके मैं इस तरह से स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाता हूं इस तरह से। ठीक है, मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है बेटा, ये मैंने इसको स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम किया बेटा। ठीक है, पूरे सरफेस को हम क्या करेंगे बेटा? पूरे सरफेस को हम वेरी स्मॉल एरियाज के अंदर तकसीम करेंगे। फिर हर एरिया का एरिया वेक्टर अलग इस तरह से असाइन करेंगे बेटा। हर पीस का एरिया वेक्टर अलग होगा, हर पीस का एरिया वेक्टर, और वो उस पीस से परपेंडिकुलर होगा जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा एरिया वेक्टर सेंस। मैं आपको फिर ये बात क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप मैसेज करोगे कि एरिया क्यों वेक्टर है। बेटा एरिया क्यों वेक्टर है उसको मैंने डिस्कस नहीं किया, ना ही उसके रीजंस यहाँ पे एक्चुअल दिए, क्योंकि वो आपके डोमेन से थोड़े ज्यादा डीप है। मैथमेटिक्स के सेंस में हम चले जाएंगे। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर कुछ चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया को वेक्टेंस में ले आते हैं। वैसे एरिया स्केलर है, स्केलर है, सिंपल बात, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में एरिया स्केलर। लेकिन फिजिक्स के सेंस में कहीं कहीं पे जहां पे प्लेन्स वगैरह की चीजें आती हैं वहां पे उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया को एक वेक्टर असाइन करना पड़ता है। तो वो इमेजिनरी, बस बात खत्म हो गई। जब इमेजिनरी कहा तो बात खत्म हुई कि ये एक इमेजिनरी वेक्टर है जो असाइन किया जाता है किसी भी एरिया के साथ ताकि उसका फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सके। तो ऐसा इमेजिनरी वेक्टर जो किसी भी एरिया के साथ असाइन किया जाता है उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। एरिया वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज है कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा उस एरिया के बराबर होता है जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस एरिया से जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे दो तरह की एरियाज आपके पास आ सकती है। एक एरिया प्लेन एरिया, प्लेन एरिया का एक ही एरिया वेक्टर होता है। दूसरी होती है कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया के एक एरिया वेक्टर नहीं होता, कर्व्ड एरिया के एरिया वेक्टर एक से ज्यादा होते। कर्व्ड एरिया के एरिया वेक्टर बनाने का तरीका होता है पूरी एरिया को स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम कर दे, फिर हर एरिया का अलग एरिया वेक्टर असाइन करें। ये चीजें आपके लिए जरूरी है जो आपको मैंने यहाँ पे फिजिक्स में बता दी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहा जाता है। पहले हम करते इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। पहले आज हम सिर्फ यही डिस्कस करते फ्लक्स होता क्या है, फिर बाद में हम डिस्कस करते कि फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं, खामखा इसको पढ़ने का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मकसद क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कहते हैं फ्लक्स मीन्स फ्लो। फ्लक्स को क्या कहा जाता है बेटा? फ्लक्स मीन्स फ्लो। किसी भी चीज से, किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से किसी चीज का जो फ्लो होता है उसको फ्लक्स कहा जाता है। आप इसको इस तरह समझ लो, किसी रोड पे गाड़ियां जा रही है, आप बैठे हो,
आप देख रहे हो थोड़ी गाड़ियां जा रही है, एक टाइम में आपने देखा थोड़ी थोड़ी गाड़ियां गुजर रही, आप कहोगे इसके गाड़ियों का फ्लक्स कम है रोड पे। अगर अचानक गाड़ियां ज्यादा आ जाती, जैसे ट्रैफिक सिग्नल खुलता है, अचानक गाड़ियां ज्यादा रोड पे होती है, तो हम कहते फ्लक्स ज्यादा है। छुट्टी होती है, बच्चे स्कूल से निकलते, भागते हुए दौड़ते हुए निकलते, सब बच्चे एक साथ निकलते, आप कहोगे गेट से ज्यादा फ्लक्स है। ठीक है, रोशनी का ले ले, फॉर एग्जाम्पल खिड़की छोटी है, आप देखोगे थोड़ी रोशनी बाहर से अंदर आती है, आप कहोगे फ्लक्स थोड़ा है। खिड़की बड़ी है, अगर उसमें से ज्यादा रोशनी आ रही है, आप कहोगे फ्लक्स ज्यादा है, लाइट का फ्लक्स, लाइट के रेज का फ्लो ज्यादा है। अगर बल्ब किसी रूम में एक जलाओगे तो उसके अंदर लाइट का फ्लक्स कम होगा, अगर दो जलाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। किसी चीज का किसी पर्टिकुलर एरिया से एक फ्लो जो होता है उसको फ्लक्स कहा जाता है। तो फ्लक्स की मीनिंग क्या होती है? फ्लक्स की मीनिंग होती है फ्लो। और हम क्या फ्लो करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मकसद क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through area held perpendicular to electric field। ठीक, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो होता है उसको फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी एरिया रखे, जैसे खिड़की है, उस खिड़की से रोशनी के रेज का फ्लो जो होता है वो लाइट फ्लक्स कहलाता है। इसी तरह से अगर कोई आपके पास चीज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है, हम कहेंगे कि वो जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, आप कह ले ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस एरिया से कितनी लाइंस इस तरह से गुजर रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर दो लाइंस गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, तीन लाइन गुजर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे ज्यादा है, चार लाइन गुजर रही है उससे फ्लक्स क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मकसद क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मकसद हुआ कि किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉस होना, पास होना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स भी दो तरह से हम पढ़ेंगे। किस तरह से? फ्लक्स थ्रो प्लेन एरिया बेटा, फ्लक्स थ्रो प्लेन एरिया बेटा। प्लेन एरिया से कितना फ्लक्स गुजर है? प्लेन एरिया क्या होती है हमने पढ़ी? ऐसी एरिया जो स्ट्रेट हो, कर्व्ड ना हो, उसको क्या कहा जाता है? प्लेन एरिया कहा जाता है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पेज पड़ा है, ये प्लेन एरिया है। अब अगर सपोज करें यहां पे ये दीवार पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से लाइनें आएंगी, इससे गुजरेंगी। ठीक है, इससे गुजरेंगी तो ये इससे कितनी लाइनें गुजरती है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बेटा सपोज करें मैं एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रख रहा हूं बेटा। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की हम करके आई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मकसद है कि इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। और ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैं इसको दो तीन लाइंस को बना रहा हूं, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है,
स्पेस बढ़ने का मकसद है जहां पे लाइनों के दरमियान स्पेस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और जहां पे स्पेस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज से अवे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और क्लोज आएंगे तो स्ट्रांग होगी। मैंने आपको कहा था कल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दो काम करती, कौन? एक ये कि वो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, दूसरा वो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताएंगी। स्ट्रेंथ कैसे बताएंगी? कि जहां पे उनके दरमियान स्पेस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पे स्पेस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो देखिए मैंने नियर टू द चार्ज मैंने क्या बनाया है, इनके दरमियान स्पेस कम बनाया है और यहाँ पे स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जो होती है स्ट्रांग होती है नियर द चार्ज और वीक होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर कोई एक एरिया रख देता हूं बेटा, ये हो गई हमारी एरिया, ठीक है। अब ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये इसमें से एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है फिलक्स, कितनी? 3 गुजर रही है फिलक्स, आप कह ले 3, ठीक है। अब वही एरिया, ठीक है, अगर वही एरिया सेम एरिया है बेटा, सेम एरिया है, अगर मैं यहां पे रख लेता हूं तो उसी एरिया में से आप देख ले वही इसका एरिया वही सेम, ठीक है, लेकिन फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा। तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है उसका मकसद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडीशन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से कैलकुलेट करे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई जीरो है। अब देखिए बेटा, इसी को अगर मैं एक और सेंस में लेता हूं बेटा, अब देखें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करेगा, इसको देखिएगा बेटा। सपोज करें बेटा, अब मैं लेता हूं कि एक प्लेट को मैंने चार्ज किया है बेटा। पहले मैंने किसको किया था, आइसोलेटेड चार्ज को किया था। प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है एक्सेप्ट एजेस। बेटा जो प्लेट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सिवाय एजेस के। इसका रीजन आगे गॉसेस लॉ में डिस्कस करेंगे, अभी मैं कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं फ्लक्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस फ्लक्स का काम क्या होगा वो आगे आएगा, क्यों इसके ऊपर है इसको भी आगे डिस्कस। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी होती है यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा। आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसकी है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई यूनिफॉर्म बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, पहली बात कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा। सपोज करें बेटा इसके अंदर मैं एक एरिया रखता हूं बेटा, ये एक एरिया है बेटा, ये इसका एरिया वेक्टर है बेटा, और ये हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कितना बेटा फ्लक्स गुजर रहे,
इसमें से 3 to 5 5 गुजर रहा है बेटा। इसमें से फ्लक्स आपका लेके इसमें से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, 5 गुजर रहा है। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज ज्यादा दे रहा हूं, अगर मैं चार्ज ज्यादा दूंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी तो आप देख सकते हैं कि जितनी चार्ज ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग बनेगी। इसका मकसद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, इस चार्ज पे। अगर वही देखे बेटा, पहले जब इसके ऊपर चार्ज कम थी तो फ्लक्स 5 था, अब हमने इसके ऊपर ज्यादा चार्ज दी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, क्योंकि ज्यादा चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। के क्यू अपान आर स्क्वायर इसके लिए लगा सकते, उसके लिए नहीं लगा सकते, उसका फार्मूला अलग है। के क्यू अपान आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपान आर स्क्वायर वो इसकी है, उसकी नहीं है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है उसकी, क्योंकि लाइंस के दरमियान जो जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, इसका आपने एक पॉइंट देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले 5 था, अब आप देख ले कितना हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हो गया फ्लक्स 10। पहले था 5, अब हो गया 10। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई। मींस फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स, पहली बात ये हो जाएगी बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे स्ट्रांग होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वीक होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। दूसरी बात बेटा देखिए, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसी एरिया को मैं थोड़ा इस तरह से रख देता हूं बेटा। अगर इसी एरिया को अब मैं यहां पे रख देता हूं बेटा, थोड़ी मैंने एंगल चेंज कर दी बेटा। अगर मैं एंगल चेंज कर दूंगा बेटा तो उसी सेम एरिया, बेटा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया से। बेटा यहां पे अगर आप देख लेते हैं तो थीटा 0 डिग्री है, किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, बट थीटा 90 डिग्री है बिटवीन प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन मींस ये जो इस तरह से होती है ना बेटा, ये अगर इस तरह से है तो ये प्लेन है। देखिए बेटा, जब ये इस तरह से हम रखेंगे तो प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, पोजीशन 1। अब देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो यहां पे सम एंगल बनती है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर उसी एरिया को हमने सम एंगल पे रख दिया है तो फ्लक्स क्या हो गया बेटा, फ्लक्स हो गया कम। मींस फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन, कि आप उसको उसी एरिया को आपने सीधा रखा हुआ है फ्लक्स ज्यादा, उसी एरिया को सम आपने एंगल पे रख दिया है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। अब उसी एरिया को आप इस तरह से रख दे, सपोज करें सेम एरिया को आपने इस तरह से रख दिया है। अगर आपने सेम एरिया को इस तरह से रख दिया है तो यहां पे थीटा कौन सी हो जाएगी बेटा, थीटा हो जाएगी 90 डिग्री। तो आप कहोगे बेटा, इस चीज के बारे में आप कहोगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड ए। ठीक है बेटा,
अब अगर हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किसके दरमियान, बिटवीन बिटवीन ई एंड प्लेन, प्लेन के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है, 0। अब देखिए फ्लक्स 0 हो गया। फ्लक्स का मकसद है उसके अंदर से कितनी लाइनें गुजरती है। तो बेटा इन दोनों में से लाइंस गुजर रही, इसके तो अंदर कोई एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर। आप कह सकते हैं सर इस तरह से बना ले, ऐसे नहीं होता, ऐसे गुजरे, ऐसे बीच से नहीं होगी। एरिया इसकी थिकनेस बनानी पड़ती, वैसे थिकनेस होती नहीं है। तो इस तरह से आप कहोगे कि इस कंडीशन के अंदर देखे फ्लक्स ज्यादा है, जैसे जैसे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंगल बढ़ रहे, फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। अब एक और बात देख ले, ठीक है, मींस पहली बात ये हो गई, पहली बात ये हो गई कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेटा, ठीक है। दूसरी बात कौन सी हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन, फ्लक्स also depends upon, flux also depends upon orientation, ओरिएंटेशन का मकसद है कि वो किस एंगल पे लाई करती है, ठीक है बेटा। तीसरी बात हम करते हैं बेटा, तीसरी बात हम करते हैं इस तरह से, वही सेम एरिया मैं ले रहा हूं बेटा, एक तो आप लोग बेटा बड़े चीखते चिल्लाते हैं, संडे है, ये है, 40 मिनट का क्लास हो गया, 50 का हो गया, 1 घंटे का हो गया। खुदा के बंदे, आप लोग एंट्री टेस्ट के हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे घर पे सोते सोते हुए ये हाल तो हुए, अपने आप को तबाह करके तो यहाँ पे आके पहुंचे हो। क्यों तबाह हुए, कभी सोचा है? यही आपको मोबाइल भी चलानी होती है, यही आपको रेस्ट भी करनी होती है, संडे को आपको सोना भी होता है, संडे। और इस तरह से, और कल 1 घंटे की हो गई क्लास, बस मर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। ऐसे नहीं मिलती है कामयाबी, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, उनका मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। उनका शेड्यूल क्या होता है, 2 बजे यहाँ पे क्लासेस के लिए आते हैं, 6 बजे यहाँ से जाते हैं, सुबह 6 बजे से क्लासेस 10 बजे तक होती है। उनको 10 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक उनको क्या टाइम मिलता होगा? खाना भी खाते होंगे, सोते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, उन्होंने कभी रेडिया नहीं की। उनकी क्लास की जनरल टेस्टें भी होती है, इंट्री टेस्ट की जनरल टेस्टें अलग हो रही है, सब मैनेज कर रहे हैं ना। तो रोने वाले नहीं बने, काम करने वाले बने। कामयाबियां रोने वालों को नहीं मिलती, काम करने वालों को मिलती है। इस तरह से करने से हमदर्दियां मिलेगी आप लोगों को। बड़ी जुल्म है, 6:30 बजे उठते हैं, ये हुआ वो हो गया, टाइम नहीं है, ट्यूशन पे जाना है, ये करना है वो करना है। हमदर्दियां समेट लो, फिर कामयाबियां नहीं समेटे। इसलिए रड़िया नहीं किया करे, मेहरबानी करके। अगर इतने आराम पसंद हो तो आप कहीं और जाके पढ़े। हमारा यही सिस्टम रहेगा, पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े तो आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, दूसरी बात डिपेंड करता है एरिया पे। सपोज करे बेटा एरिया ये होगी, ये होगा एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। अब देखिए एंगल तो वही थीटा 0 है, ठीक है, इसकी थीटा भी 0 डिग्री है। अब अगर एरिया को मैं कम कर देता हूं, अब अगर मैं एरिया को कम कर देता हूं, एरिया वेक्टर भी छोटा हो जाएगा। थीटा वही 0 डिग्री है, किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड ए। यहां पे भी क्या होता है, थीटा 0 है, बिटवीन किसके बेटा, बिटवीन ई डेल्टा ए के दरमियान। लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर बड़ा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर छोटा है। तो इसका मकसद है कि फ्लक्स जो होता है
फ्लक्स, दूसरी पॉइंट के फ्लक्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया वेक्टर। ठीक है, मींस एरिया वेक्टर बड़ा है तो जाहिर सी बात है एरिया बड़ी है, क्योंकि हम फ्लक्स के अंदर एरिया को कंसीडर नहीं करते, फ्लक्स के अंदर हम एरिया वेक्टर को कंसीडर करते। तो अगर एरिया ज्यादा है तो भी फ्लक्स ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो भी फ्लक्स ज्यादा है। मींस फ्लक्स दो चीजों से डायरेक्ट रिलेशन बनाता है। अब फ्लक्स का हम फार्मूला अगर बनाए तो फार्मूला फ्लक्स ये बन सकता है। देखिए बेटा, जब कोई भी एक चीज किसी दो चीजों से डायरेक्ट रिलेशन रखती है तो उसका फार्मूला हम इस तरह से बनाते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। जैसे मोमेंटम होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी के साथ भी बड़ा मास बड़ा मोमेंटम, बड़ी वेलोसिटी बड़ा बड़ी मोमेंटम, तो उसका फार्मूला प्रोडक्ट से बनता है। तो यहां पे भी देखें, फ्लक्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा फ्लक्स, ज्यादा एरिया वेक्टर ज्यादा फ्लक्स, मींस जिस चीज के साथ कोई चीज एक डायरेक्ट रिलेशन रखती है तो फार्मूले के अंदर प्रोडक्ट बनती। अब दो वेक्टर की प्रोडक्ट हमें क्या देती है? स्केलर। फ्लक्स नंबर है, नंबर स्केलर होता है, मींस दो वेक्टर की प्रोडक्ट स्केलर है। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर है, मींस डॉट प्रोडक्ट है। आप कहोगे क्योंकि दो वेक्टर्स मिलके हमें क्या दे रहे? स्केलर दे रहे। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। यहां पे बेटा कॉस थीटा जो होती है, कॉस थीटा के अंदर थीटा बिटवीन ई एंड डेल्टा ए होती है बेटा। यहां पे जो फार्मूले के अंदर एंगल होती है, प्लेन वाली एंगल नहीं है। देखिए यहाँ पे जब ई और डेल्टा ए के दरमियान 0 होती है तो प्लेन के दरमियान क्या होती है? प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90 होती है। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90 होती है तो प्लेन और उसके दरमियान एंगल क्या होती है बेटा? 0। तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर एंगल कौन सी आई है? एंगल बिटवीन ई एंड एरिया के दरमियान, मीन्स ये आपका आ गया फ्लक्स का फार्मूला। मीन्स फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, आप कह सकते हैं बेटा कि फ्लक्स जो होता है किन पे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, एरिया पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन पे। यहाँ पे एंगल किसको जाहिर करती है? ओरिएंटेशन को जाहिर करती है। तो बेटा ये हमने सिर्फ फ्लक्स पढ़े प्लेन एरिया से, तो मैं इसको ले लेता हूं कि फ्लक्स थ्रो प्लेन एरिया। ठीक है बेटा, फ्लक्स थ्रो प्लेन एरिया, फ्लक्स थ्रो प्लेन एरिया डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ का मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरिया एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, जैसे मैंने प्लेट की है। ठीक है, प्लेट की यूनिफॉर्म फील्ड, फ्लक्स does not depends upon distance of plane from charge। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका पॉइंट का मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई इस तरह से प्लेट है, इस तरह से हो गई, इस तरह से प्लेट है बेटा, इस तरह से प्लेट है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा।
अब इसके अंदर आपने एक एरिया यहाँ पे ली बेटा, ठीक है। सपोज करें इस एरिया का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसका फ्लक्स है 5 1। सपोज करें वही सेम एरिया आपने यहाँ पे रखी, ठीक है, और इसका आप ले ले डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इसका फ्लक्स 2 है। देखिए फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स 2। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड फ्लक्स also depends अपॉन डिस्टेंस। जो भी मैं बातें कर रहा हूं वो प्लेन एरिया के लिए, हर चीज के लिए नहीं वैलिड कीजिएगा कि आप क्वेश्चन उठा के भेज दे के क्लोज्ड सरफेस का तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं, क्लोज का अलग होता है, कल करेंगे क्लोज। आज आप लोगों की पहले रेडिया आ रही है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। तो ये इस तरह से होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है बेटा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है। आपको पढ़ना भी अच्छी तरह से है, पढ़ना भी 30-30 मिनट है, सिलेबस भी कवर करना है। अब पढ़ो भी अच्छी तरह से, 30 मिनट में पढ़ो और पढ़ो भी सारा सिलेबस। अब सब काम एक तो नहीं होंगे, टाइम भी नहीं बढ़, वही 30 मिनट हो, वही सोने के दौरान ही पढ़ना है, और फिर सिलेबस भी अच्छी तरह से हो, स्लो भी हो, सब काम तो नहीं होंगे। या तो टाइम बढ़ाओ या तो फिर ऐसे ही रगड़ा लगाते हैं, बस डेफिनेशन बना के छोड़ देते हैं, फिर समझो नहीं। तो सब काम तो एक साथ होंगे नहीं भाई, आप एक काम कोई भी सोचे तो वो करे। अब देखिए अगर इस तरह से हम करें, कोई एरिया यहाँ पे है, इस तरह से है, अब अगर उसी एरिया को हम यहाँ पे रखते तो देखिए उसी एरिया से फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। अगर आप देखते हैं कि इसका डिस्टेंस जो होता है, सपोज करें 10 सेंटीमीटर है, और इसका डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, इसका फ्लक्स 5 1 है, इसका फ्लक्स 2 है, तो इस केस में फ्लक्स 2 ग्रेटर देन हो जाएगा फ्लक्स 1 से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स बेटा, मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, और 90 डिग्री बिटवीन ई एंड प्लेन, ठीक है बेटा। तो ई और प्लेन के दरमियान जब एंगल जो होगी, ये देखे ये होगी, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है बेटा, ये कंडीशन है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं बेटा फ्लक्स फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तब होता है जब थीटा 90 डिग्री किसके दरमियान, बिटवीन ई और डेल्टा ए के दरमियान, और थीटा 0 डिग्री बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ई एंड प्लेन, ई और प्लेन दरमियान हो जाता है बेटा 0। और फ्लक्स फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये बेटा स्केलर है, स्केलर कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव। जब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री बेटा, क्योंकि cos थीटा पे डिपेंड, इसको पढ़ने का तरीका, थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, थीटा लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 पे 0 हो जाएगा, तो cos पे डिपेंड करता है, cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से लेकर 90 तक, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स पॉजिटिव होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा, इसका फ्लक्स पॉजिटिव, इसका फ्लक्स, क्योंकि इसकी एंगल भी लेस देन 90 है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव। और फ्लक्स होता है बेटा निगेटिव, फ्लक्स निगेटिव, ठीक है, फ्लक्स होता है निगेटिव
तो थीटा जो होती है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके दरमियान बेटा एंगल जो होती है वो 90 से बड़ी हो और 180 से कम हो तो इसको निगेटिव फ्लक्स कहा जाता है। मैं इसकी निगेटिव फ्लक्स की यहाँ पे बना लेता हूँ। निगेटिव फ्लक्स कैसे होता है बेटा? ठीक है, निगेटिव फ्लक्स का मकसद होता है बेटा इस तरह से, अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अगर आपने एरिया इस तरह से रखी हुई है बेटा, एरिया आपने इस तरह से रखी है और एरिया वेक्टर आप ये ले रहे हो, तो बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा जो होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन के अंदर फ्लक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से और एरिया वेक्टर इस तरह से होता है, तो इस कंडीशन के अंदर फ्लक्स क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसको पढ़ेंगे थीटा ग्रेटर देन 90 जो है डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमने पढ़ा है ये वैलिड है, किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया के लिए वैलिड है। कल करेंगे फ्लक्स थ्रो फिलोसफी। सब आपकी कोई क्लास नहीं, सो जाएंगे।